हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टीचर्स जर्नी। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा यूनियन बजट 2025-26 ये रिलीज हो चुका है। आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी दिनों से इस बजट के बारे में काफ़ी डिस्कशन हो रहा है। इस बजट में हम जैसे आम आदमी यानी मिडिल क्लास फैमिली के लिए गवर्नमेंट क्या चेंजेस करेगी ये देखना है। आपने सुना होगा कि 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, यानी 12.75 लाख तक आपकी अर्ली इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो हम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और फुल एनालिसिस करेंगे इस बजट का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि सुबह सुबह जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, ये फाइनेंस मिनिस्टर पहुंचती हैं। फिर यहाँ से ये राष्ट्रपति भवन जाती हैं और उसके पहले जो बजट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वे हमारी संसद पहुंच जाते हैं। और इसके बाद निर्मला सीतारमण अपने ऑफिसर्स के साथ पहुंचती हैं और हमारी प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं इनसे मिलती हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना होता है। देन इसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी निर्मला सीतारमण को दही चीनी खिलाती हैं, क्योंकि यह दही चीनी हमारे भारत में बहुत शुभ माना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये पार्लियामेंट पहुंचती हैं और बजट पेश कर देती हैं। और इसके बाद अगर चर्चा हुई है तो इनकी साड़ी की, जो ये साड़ी पहने हैं ये बिहार की रहने वाली दुलारी देवी जो कि मधुबनी की हैं, इन्होंने इनसे 2021 में कहा था कि बजट के दिन इस साड़ी को पहने, तो इन्होंने ये पहना। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बजट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बजट। जो ये हमारा बजट शब्द है इसका उल्लेख संविधान में कहीं पे भी नहीं है। हमारे संविधान में इसका उल्लेख कहीं पे भी नहीं है। हमारे संविधान में केवल वार्षिक वित्तीय विवरण इसका उल्लेख है। किसका? वार्षिक वित्तीय विवरण इसका उल्लेख है, जो इसका आर्टिकल कितना है 112, जो आर्टिकल 112 में मेंशन है। क्लियर? देन इसके बाद सबसे पहले 1860 में हमारे स्वतंत्र जो हमारे ब्रिटिश भारत में जेम्स विल्सन थे, इन्होंने पहला बजट पेश किया। तो 1860 में कौन? जेम्स विल्सन द्वारा ये बजट पेश हुआ। ठीक है। इसके बाद 1947 यानी स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? जो हमारे थे वित्त मंत्री पहले षणमुखम सेठी द्वारा पास किया गया। ठीक है, और ये कब पास किया गया था? ये स्वतंत्र भारत में पास किया गया था। ठीक है, देन इसके बाद 1950 में गणतंत्र भारत में सबसे पहले बजट किसने पेश किया था? जॉन मेथाई थे। इन्होंने गणतंत्र भारत में अपना बजट पेश किया था। ठीक है, और हम बात करें अगर सबसे ज़्यादा कितनी बार बजट पेश हुआ और किसने किया, तो सबसे ज़्यादा बार यानी कि 10 बार, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा है। सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया? हमारे मोरारजी देसाई ने। क्लियर? और सर्वाधिक 8 बार
महिला वित्त मंत्री के रूप में जो हमारी निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने बजट पेश किया। कितनी बार? 8 बार। ये जो अभी कल अभी बजट जो पास हुआ है, ये 8वां बजट था इनका। तो ये किसने किया है? निर्मला सीतारमण जी ने। क्लियर? अब जो इनका सबसे लॉन्गेस्ट बजट है, इन्होंने अपना सबसे लॉन्गेस्ट बजट कब पास किया था? इन्होंने 2020 में। और कितना था? 2 घंटे 40 मिनट का। ठीक है, किसका? हमारी सीतारमण जी का। ठीक है, और जो आज दिया इन्होंने, आज यानी कि 2025-26 में इनका बजट की स्पीच कितनी थी? 2 घंटे 40 मिनट। ये इनकी आज की स्पीच थी। ठीक है, और लास्ट में हमारा आता है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष कितना होता है, यानी कितना होगा वित्तीय वर्ष हमारा? जो होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल 2025 से 2026 तक चलेगा। यानी कितना, कहाँ क्या खर्चा है और कहाँ पे क्या खर्च करना है, ये। ठीक है, देखिए जब हम बात करते हैं बजट की, तो हम अपने घर परिवार में भी यही कहते हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपका बजट क्या है। अगर आपको काम करना है या कोई शादी करनी है तो इसका भी बजट एक होता है। तो इसी तरह गवर्नमेंट इस वित्तीय वर्ष में, जो आने वाला वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक, यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बजट है इसका और कितना क्या खर्च करेगी, इसी के कारण यह बहुत मायने रखता है। इसलिए लोग बजट का वेट करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट लोगों की लाइफ में ये इम्पैक्ट डालता है। क्लियर? तो इसके बाद जो हमारा एक्सपेंडिचर है, यानी जो हमारा खर्च है, उसके कुछ मेजर आइटम्स हैं। यानी इन्होंने अपना खर्च कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा किया है, जो आने वाले समय में ये करेंगे। तो सबसे ज़्यादा खर्च इन्होंने डिफेंस में किया है। जो डिफेंस यानी हमारा रक्षा मंत्रालय है, यहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा खर्च करने के लिए कहा है। यानी कि कितने? 4,91,732 करोड़ सबसे ज़्यादा डिफेंस में। देन उसके बाद रूरल डेवलपमेंट यानी कि गांव क्षेत्रों में, उसके बाद गृह मंत्रालय यानी होम अफेयर्स में, उसके बाद एग्रीकल्चर में, देन उसके बाद एजुकेशन में, उसके बाद हेल्थ में, अर्बन डेवलपमेंट में, उसके बाद आईटी एंड टेलीकॉम में, उसके बाद एनर्जी में, और उसके बाद कॉमन इंडस्ट्री एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो विकसित भारत है, जो हमारा विकसित भारत है, इन्होंने इसमें बताया कि कैसे ग्रोथ यानी कि कैसे हम चीज़ों में वृद्धि करें, और जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है यानी जो समावेशी विकास है। यानी समावेशी विकास का अर्थ होता है कि सभी को समग्र रूप से समान, यानी कि सभी को लेकर चलना, तब हमारा डेवलपमेंट अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडिया राइजिंग मिडिल क्लास के लिए है ये, और प्राइवेट सेक्टर में कहाँ का इन्वेस्टमेंट करना है ये बताया गया है। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारा पैसा है ये कहाँ से आता है और कहाँ पे जाता है। तो जो हमारा पैसा है या हमारा जो पैसा आता है वो 24% है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स से पैसा आता है, कितना? 22%, और उसके बाद जीएसटी यानी जो हमारे अदर टैक्स हैं उनके द्वारा 18% टैक्स आता है। ठीक है, और भी चीज़ें हैं। और हमारा पैसा जाता कहाँ है? सबसे पहले
जो हमारा पैसा जाता है जो हमारे स्टेट्स हैं उनमें जाता है, यानी कि 22% वहाँ पे जाता है। और जो हमारे इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, यानी कि जैसे सरकार ने कोई लोन दिया तो उसका इंटरेस्ट ये कितना होता है 20%, यहाँ पे पैसा हमारा जाता है। क्लियर। अब इसके बाद हम बात करेंगे रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर। ये देखिए पहले यानी कि 2023 और 24 में ये इतना था और अब 2025 और 26 में ये बढ़ के इतना हो गया है। और कैपिटल रिसिप्ट्स ये पहले 23 और 24 में 70.1 था और अब 25 और 26 में 16.4 हो गया है। ठीक है। और ये बढ़ गया है। इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो ये भी बढ़ा है। ठीक है। तो यह अच्छी बात है। तो ये हमारा है बजट 2025 और 26। इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं आइए देखते हैं। जो ये हमारा बजट है या हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने यह संसद में पेश किया है। इसकी जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वे इस प्रकार हैं कि पहला है हमारा जो उधारियों के अलावा जो हमारी कुल प्राप्तियां हैं और कुल व्यय जो कुल हमारा यानी कि एक्सपेंडिचर है, जो हमारी प्राप्तियां हैं वो 34.96 लाख करोड़ रुपए हैं और जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो 50.65 लाख करोड़ रुपए है। यानी कि जो हमारा बोरोइंग है यानी कि जहाँ से हम पैसा लेते हैं प्राप्त करते हैं तो वह 34.96 लाख करोड़ है और जो हमारा एक्सपेंडिचर है जहाँ हम खर्च करेंगे ये 50.65 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। अब नेक्स्ट जो हमारा नेट टैक्स रिसिप्ट है यानी कि जो हमारा निवल कर प्राप्तियां हैं या कितना अनुमान है ये रहने का, तो यह है हमारा 28.37 लाख करोड़ रुपए। देन इसके बाद जो हमारा फिजिकल डिफिक्ट है यानी कि राजकोषीय घाटा यह कितना रहने का अनुमान है या 4.4% रहने का अनुमान है। क्लियर। इसके बाद जो हमारा ग्रॉस मार्केट बोरोइंग है यानी कि जो हम मार्केट से हम सामान लेते हैं, जो मार्केट से यानी जो बाजार से उधारियां हैं हमारी, वे कितने रहने का अनुमान है, वह 14.82 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। क्लियर। अब इसके बाद जो कैपेक्स व्यय है यानी कि जो हमारा कैपेक्स एक्सपेंडिचर है वो कितना रहने का अनुमान है, 11.21 लाख करोड़ रुपए का रहने का अनुमान है। ठीक है। तो नेक्स्ट अब ये देखिए हमारे कुछ बजट जो हमारा बजट है 2025 और 26 का, इसकी जर्नी ऑफ डेवलपमेंट यानी कि इसकी विकास की यात्रा के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। कौन कौन से? इसमें देखिए 4 इंजन है। कितने? 4 इंजन। किसके? विकास के 4 इंजन है। कौन कौन से? एग्रीकल्चर, एमएसएमई और इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स। यानी कि पहला हमारा हो गया कृषि और दूसरा हमारा हो गया एमएसएमई यानी कि जो तीनों प्रकार के उद्योग होते हैं, मध्यम, सूक्ष्म और बड़े, ये एमएसएमई। ठीक। और इसके बाद इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश। ठीक है। और इसके बाद हमारे एक्सपोर्ट्स यानी कि निर्यात। ठीक है। तो ये चार प्रकार के हमारे इंजन हैं। तो इसके बाद देखो जैसे ऐसा ये बजट बनाया गया है हमारा, जो एक इंजन है यानी एक प्रकार की गाड़ी, और गाड़ी को चलने के लिए क्या चाहिए हमें? ईंधन। ईंधन किससे? जो हमारे रिफॉर्म्स हैं यानी कि जो हम इनमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डालेंगे वे हमारे रिफॉर्म्स होंगे और इन्हें एक इंक्लूसिविटी यानी कि समावेशी विकास इनका करना होगा। ठीक है। और डेस्टिनेशन क्या है यानी कि इनका गंतव्य स्थान क्या है? विकसित भारत। क्लियर।
यानी कि जो ईंधन है हमारा वह है, इसमें सुधार करना है, इनमें सुधार करना कि इसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। क्लियर। और जो हमारा गाइडिंग स्पिरिट है यानी कि मार्गदर्शक प्रेरण, यह क्या है हमारा समावेशिता, यह क्या है हमारा समावेशिता। और ये डेस्टिनेशन यानी कि जो हमारा गंतव्य स्थान है, कहाँ पे हमें पहुँचना है, वह है हमारा विकसित भारत, यानी कि 2047 तक हमें अपना भारत विकसित भारत बनाना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए आगे चलते हैं। पहला हमारा इंजन है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में क्या पॉइंट्स दिए इन्होंने। सबसे पहला पॉइंट्स आपके एग्जाम में ये यानी कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि बजट में कौन सी योजना कृषि के लिए सबसे फर्स्ट स्थान पे मानी गई है, तो कौन सी, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। क्लियर। तो ये क्या है, ये है जो विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम, या एक विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम है, यानी कि कृषि के क्षेत्र में एक विकासशील कार्यक्रम जो जिनमें से हमें ऐसे 100 जिले शामिल करने हैं जिनमें जहाँ की उत्पादकता कम हो और वहाँ की उपज कम हो और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल करना है, यानी कि जहाँ की उत्पादकता कम हो, उनकी उपज कम हो और जिनका कम ऋण हो उन्हें, यानी वहाँ के 100 जिलों, ऐसे 100 जिलों को शामिल किया जाएगा इसमें। ठीक है, और इस कार्यक्रम में 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। कौन सी, इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को हेल्प मिलेगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण, यानी कि हम जो हमारी ग्रामीण समृद्धि है उसे हम कैसे फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं कि जो हमारी स्किल्स है, कौशल, निवेश, इन्वेस्टमेंट और प्रौद्योगिकी, इन सब के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी। यानी कि इन सब में जो हमारा कौशल है, निवेश है, प्रौद्योगिकी है, इन सब में कृषि को अच्छा रोजगार मिलेगा। ठीक है, जो हमारे टेक्नोलॉजी है, इन्वेस्टमेंट है और हमारे जो स्किल है, इन सब में। ठीक है, और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है इसमें एक नया संचार होगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा, यानी कि जो इसका पहला चरण होगा उसमें 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ये देखिए, इसमें बताया गया है जी, ये प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि 1.7 करोड़ फार्मर्स को हेल्प मिलेगी। ठीक है, और जो हमारे मत्स्य उत्पादन है यानी कि फिशरमैन है और डेयरी फार्मर्स है, इनको 5 लाख तक का लोन मिल सकता है। ठीक है, और जो कॉटन मिशन है यानी कि जो हमारी कपास उत्पादकता क्षेत्र है, इनमें 5 सालों में और अच्छा इम्प्रूवमेंट करना होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट है जो हमारे बीज यानी कि जो हमारे मोटे अनाज हैं उनमें भी अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। और जो हमारा मखाना बोर्ड है बिहार का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि हमें देखा है हमने कि जो हमारा इस बार का बजट है उसमें सबसे ज़्यादा बिहार को प्रॉफिट हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा अगर बात की गई है तो वो बिहार। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है दलहन में आत्मनिर्भरता। दलहन यानी कि जो हमारी दालें हैं, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए जो ये हमारी तुर, उड़द और मसूर ये दालें हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन में कितने प्रकार की दालों का जिक्र किया गया है। तो
इन दालों को दिया जाएगा और एक दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा, आप उसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सरकार तुर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ 6 वर्ष यानी 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करेगी। यानी कि 6 वर्षों में ये इस मिशन का प्रारंभ करेगी, इस मिशन को जारी कर देगी। ठीक है, और जो हमारी केंद्रीय एजेंसियां हैं नेफेड और NCCF, ये अगले 4 वर्षों में किसानों से ये दालें खरीदेंगी। ये हमारी एजेंसियां हैं जो नेफेड और NCCF हैं, ये किसानों से दालें खरीदेंगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम। अब हमारी सब्जियों और फलों के बारे में भी बात की गई है कि जो इनकी सब्जियों और फलों के उत्पादन है, इन्हें प्रभावी आपूर्तियों और प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। यानी कि जो हमारी सब्जियां हैं, फल हैं, इनके लिए एक व्यापक कार्यक्रम की शुरुआत करी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में मखाना बोर्ड, यानी बिहार में एक मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा जो मखानों का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन यानी कि जिनके मूल्य में बढ़ोतरी हो और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में क्या किया गया है, बिहार में मखाना बोर्ड को स्थापित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। जो राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन है, इसके तहत जो हमारे बीज हैं, जो हमारे मोटे दल के अनाज होते हैं, इनकी पैदावार में तेजी लाई गई है। ठीक है, इसमें यही बताया गया है कि बीजों की 100 से अधिक किस्मों को, यानी कि 100 से अधिक बीजों की किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा मत्स्य उद्योग यानी कि जो मछली उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो मछली उत्पादन करते हैं, उनके लिए सरकार ने क्या कहा है, सरकार अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर विशेष ध्यान देने के साथ भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और गहरे समुद्रों से निरंतर मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क लाएगी। यानी कि जो हमारे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीप है, यहाँ पे समुद्र बहुत होता है, तो यहाँ पे समुद्रों से हमेशा मछली पकड़ने के लिए बढ़ावा मिला है। ठीक है, और ये मछली पकड़ने के लिए एक फ्रेमवर्क ये लाएंगी जिससे लोग मत्स्य उद्योग में, यानी जो मछली का उत्पादन करते हैं, इनमें बढ़ोतरी हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कपास उत्पादकता मिशन, यानी कि जो हमारी कपास की खेती है, उस पे उसकी उत्पादकता और उसकी निरंतरता में पर्याप्त सुधार लाने के लिए 5 वर्षीय यानी 5 साल के लिए यह मिशन लाया गया है, जो कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि जो हमारी कपास की लंबी रेशे वाली किस्म होती हैं, उसको इन्होंने बढ़ावा दिया है। इसके लिए इन्होंने कपास उत्पादकता मिशन लॉन्च किया है। क्लियर। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में ये इस पे सुधार करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण, यानी कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है, इनके माध्यम से लिए जाने वाले ऋणों के लिए ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी। यानी कि अभी तक 3 लाख ये ऋण देते थे, यानी कि 3 लाख ये ऋण देते थे, और अब इसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है असम में यूरिया संयंत्र, यानी कि जो हमारा असम राज्य है, वहाँ पे यूरिया संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। और कहाँ पे? असम के नाम रूप, ये एक जगह है असम में। यहाँ पे 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। यहाँ पे एक यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा नाम रूप में। क्लियर। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे MSME में और इंटरप्रेन्योर्स में क्या विकास हुआ, आइए देखते हैं। तो ये हमारा सेकंड इंजन है MSME। ठीक है, तो
इसमें बात करेंगे विकास के दूसरे इंजन तो इसमें बात करेंगे विकास के दूसरे इंजन के रूप में MSME में। ठीक है, MSME क्या है? MSME ये 3 प्रकार से होते हैं, जिसे हम सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग और जो हमारे सबसे ऊपर उद्योग होते हैं वे। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? एक हमारा होता है सूक्ष्म, एक हमारा होता है लघु और एक मध्यम। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, जो इसकी डेफिनेशन है ये इन्होंने चेंज कर दी है। और डेफिनेशन चेंज क्या करी है? जो हमारी MSME है इसकी डेफिनेशन 2 तरह से होती है। वो 2 तरह से कौन कौन से? एक तो निवेश के अनुसार होती है और एक होती है हमारे टर्नओवर के अनुसार। ठीक है, तो निवेश और टर्नओवर। अब जो हमारा ये निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर है। इन्वेस्टमेंट में जो करंट है, यानी कि पहले क्या थी? पहले 1 थी, अब 2.5 हो गई। यानी कि हम यहाँ समझेंगे जो हमारे माइक्रो यानी कि सूक्ष्म उद्योग है, और ये हमारा लघु और ये मध्यम। तो यहाँ पे पहले कितनी थी? पहले थी हमारे 1 करोड़ और अब कितनी है? 2.5 करोड़। ठीक है, और लघु में यहाँ पे थी 10 करोड़ और अब हो गई है 25 करोड़। ठीक है, और यहाँ पे यानी मध्यम में इसमें थी पहले 50 करोड़ और अब जो हमारी यहाँ हो गई है 125 करोड़। क्लियर? ये हमारा हो गया निवेश का। ठीक है, और जो हमारा टर्नओवर का है, टर्नओवर में पहले थी 5 करोड़ अब हो गई 10 करोड़, और यहाँ लघु में पहले थी 50 अब हो गई है 100, और मध्यम में पहले थी 250 अब हो गई है 500 करोड़। क्लियर? यही यहाँ पे दिया है कि पहले थी 1 अब हो गई 2.5, और स्मॉल में थी पहले 10 अब हो गई 25, मीडियम में पहले 50 थी अब हो गई 125। ऐसे ही टर्नओवर में पहले 5 थी अब 10 है, पहले 50 थी अब 100 है, पहले 250 थी अब 500 है। क्लियर? तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारे फुटवियर है, लेदर, यानी कि इन्होंने सबसे ज़्यादा लेदर क्षेत्रों में भी फोकस किया है। ठीक है, तो क्या फोकस किया है इन्होंने? जो भारत के फुटवियर और लेदर कंपनियां यानी कि जहां पे लेदर बनता है, इनकी उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिए 4 लाख करोड़ का कारोबार करने और 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात सुगम बनाने के लिए फोकस उत्पाद स्कीम की घोषणा की है। कौन सी स्कीम? फुटवियर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस उत्पाद स्कीम। ठीक है, ये इन्होंने इसकी घोषणा की है। ठीक है, अब इसके बाद खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय, यानी कि जो हमारे खिलौना क्षेत्र है इस पर भी इन्होंने एक स्कीम यानी कि एक इसमें भी इन्होंने घोषणा करी है कि क्या करी है इन्होंने? भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाते हुए उच्च गुणवत्ता वाले अनूठे, नवीन और पर्यावरण के अनुकूल खिलौने बनाने की योजना। यानी कि जो पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण को यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है इसे कोई हानि ना हो, उसके अनुकूल इन्होंने खिलौने बनाने की योजना बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता। ये कहाँ पे? बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? बिहार में ये खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता का प्रबंधन किया जाएगा।
ऐसे संस्थानों की स्थापना करी जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा विनिर्माण मिशन, यानी मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना। जो हमारे देश का मेक इन इंडिया है, इसे आगे ले जाना, इसे आगे बढ़ाना। इसके अंतर्गत क्या इन्होंने उद्देश्य दिए हैं कि जो हमारे लघु और मध्यम और बड़े उद्योग हैं, इनको शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी। यानी कि जो हमारे लघु उद्योग है और मध्यम उद्योग है और बड़े उद्योग है, इन तीनों को शामिल करते हुए एक मिशन की स्थापना करी जाएगी, जिसे हम राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन कहते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट इन पीपुल एंड इनोवेशन, यानी कि विकास का तीसरा इंजन हमारा है निवेश। विकास का तीसरा इंजन हमारा निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट है लोगों में निवेश, यानी कि लोगों में निवेश करना। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को आगे बढ़ाना। ठीक है, जो हमारे आंगनवाड़ी, जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं, जो हमारे गांव के क्षेत्र है, वहाँ पर जो आंगनवाड़ी स्कूल होते हैं उसे और भी सक्षम बनाना, और जो पोषण 2.0 हमारी योजना आई थी, इसे आगे तक ले जाना। ठीक है, और पोषण संबंधी सहायता के लिए लागत मानदंडों को समुचित रूप से बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं। अभी अटल टिंकरिंग लैब्स क्या है? अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। यानी कि ये जो अटल टिंकरिंग लैब है, ये नीति आयोग को बनाता है और किस में फोकस करता है? जो हमारा अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला है, ये 4 चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। किस पे फोकस करता है? STEM। एस से हमारा हो गया साइंस, टी से हमारी हो गई टेक्नोलॉजी, और ई से हो गया हमारा इंजीनियरिंग, और एम से हमारा हो गया मैथ्स। इन 4 चीज़ों में ये फोकस करेगी कि बच्चों को बेसिक नॉलेज होना चाहिए, यानी कि बेसिक से बच्चों को पढ़ाकर आगे की चीज़ें जो हमारी साइंस से संबंधित हो, टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, इंजीनियरिंग से संबंधित हो, इन सब का एक समावेशी विकास करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये क्या कर रहा है, जो अगले 5 वर्ष हैं, जो आने वाले 5 साल हैं, इनमें सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, ताकि बच्चे का वैज्ञानिक दृष्टिकोण आसानी से हो जाए। क्योंकि बच्चे जब यह नहीं जानेंगे, अगर बच्चा ये पूछने लगे कि क्वेश्चन के पीछे क्यों का आंसर बच्चा अगर जब ढूंढने लगेगा, तो या जो हमारी अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं या एक बहुत वरदान साबित होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, यानी कि यहाँ पे फ्री इंटरनेट की सुविधा की जा रही है। कहाँ पे? सरकारी माध्यमिक स्कूलों और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे सभी गवर्नमेंट जूनियर स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो हमारे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, ये स्थापित करी जा रही, ताकि इंटरनेट के माध्यम से फ्री में बच्चे सीख सकें। ठीक है, ये तो अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत नेट परियोजना। अब ये कौन कर रहा है? भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, यानी कि फ्री इंटरनेट सुविधा। फ्री इंटरनेट सुविधा प्रदान करी जाएगी। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। इसके अंतर्गत क्या, जो हमारे स्कूल हैं या हायर स्टडीज़ के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से
बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। कैसे? डिजिटल रूप से, जिसमें बच्चे टेक्नोलॉजी को भी जाने, साइंस को भी जाने और भी चीज़ों को ईजिली समझ सकें। ठीक है, तो यह एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ये हमारी डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी, इन चारों के ऊपर ये फोकस किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आईआईटी में क्षमता का विस्तार। जो हमारी आईआईटीज़ हैं, यहाँ पे क्या किया गया है, जो 6500 और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सुगम बनाने के लिए 2014 के बाद शुरू किए गए 5 आईआईटी में अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन किया जाएगा। यानी कि 2014 के बाद जितनी भी 5 आईआईटी स्टार्ट हुई हैं, इन्हें और भी क्रिएटिव बनाया जाएगा, इनका अलग एक सृजन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा हेतु एआई में उत्कृष्टता केंद्र। जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका प्रयोग शिक्षा में अच्छे से किया जाएगा। यानी कि जो 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। जो हमारी एआई है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके लिए कितने रुपए? 500 करोड़ रुपए व्यय किए गए। यानी कि इतना ये एआई के ऊपर 500 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर किया जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चिकित्सा शिक्षा का विस्तार। यानी इन्होंने जो हमारा बजट है, उसमें सबसे ज़्यादा चिकित्सा शिक्षा शिक्षा के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो क्या बताया गया है कि मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अगले 5 वर्षों में 75,000 और सीटें बढ़ाने का लक्ष्य किया गया है। जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे 75,000 प्लस सीटें बढ़ाने का लक्ष्य इन्होंने किया है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त अगले वर्ष में 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। 5 वर्षों में इतनी, और उसके आगे वाले वर्षों में 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र की स्थापना की जाएगी। यानी कि जितने भी हमारे जिला हॉस्पिटल है, वहाँ पे डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापना की जाएगी। और कितने? 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे 2025-26 में। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी देखिए, अभी 2025-26 केवल 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे, और आने वाले 3 वर्षों में हर जिले में जितने भी जिला अस्पताल हैं, उसमें ये स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, ये हमारे इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमिक एंड इनोवेशन, ये सारे दिए गए कि सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण में कितना खर्च करेंगे, और आईआईटीज़ में कितना खर्च करेंगे, जो हमारे जिला हॉस्पिटल हैं इनमें कितना खर्च करेंगे, और पुस्तक में कितना खर्च करेंगे, ये सब अभी आपको मैंने बता दिया है। तो नेक्स्ट हमारा शहरी आजीविका सुदृढ़ीकरण। यानी कि जो हमारे शहरी लोग हैं, जो हमारे शहरी कामगार हैं, इनकी इनकम बढ़ाने के लिए या स्थायी आजीविका पाने के लिए इन्हें सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए एक स्कीम घोषणा करी जाएगी। यानी कि इनकी जो इनकम है उसको बढ़ाने के लिए और आजीविका अच्छी करने के लिए एक स्कीम बनाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पीएम स्वनिधि। ये पीएम स्वनिधि एक योजना है, इसके अंतर्गत बैंकों से संवर्धित ऋण कितना? 30,000 रुपये की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्डों और क्षमता विकास सहायता के साथ नवीकृत किया जाएगा। यानी कि इसमें ऋण कितना दिया जाएगा? 30,000 रुपये, इतनी सीमा तक इस क्षमता का विकास किया जाएगा पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत। ठीक है, अब नेक्स्ट जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कामगारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना। यानी कि जो हमारी सरकार है, ये इन कामगारों के लिए पहचान पत्र और ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था तथा
पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेगी। यानी कि ये जो हम कामगार हैं इन्हें गवर्नमेंट क्या करेगी, पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो इनकी हेल्थ का अच्छे से देखभाल करेगी, ऐसा इसमें बताया गया है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग इन द इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था में निवेश। तो पहला है अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी। जो सरकारी निजी भागीदारी में 3 वर्षीय पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए अवसंरचना संबंधी मंत्रालय बनाए जाएंगे, जिससे राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी कि जो हमारे राज्य हैं इनको प्रोत्साहित किया जाएगा, किसके लिए, 3 वर्ष के लिए, यानी कि 3 सालों के लिए पाइपलाइन परियोजना बनाने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करना। यानी कि जो इन सब चीज़ों में जो सुधार किए जाएंगे उसमें जो पूंजी व्यय होगी उसे और प्रोत्साहन के लिए राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख रुपए के आवंटन का प्रस्ताव किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025-30। यानी कि इसमें जो परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना है इसमें 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी के लिए 2025 और 30 के लिए दूसरी योजना का विकास किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, जल जीवन मिशन। जो जल जीवन मिशन हमारा चल रहा है इसमें इस मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया है। कब तक, 2028 तक बढ़ाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अर्बन चैलेंज फंड, यानी कि शहरी चुनौती कोष। इसमें क्या किया है, इसमें 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन के प्रस्ताव के साथ वृद्धि केंद्रों के रूप में शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास करने के लिए इसमें कहा गया है। और इसके साथ साथ जल और स्वच्छता के लिए विशेष प्रस्ताव लागू करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन। अब इसमें क्या है, जो हमारी परमाणु ऊर्जा अधिनियम है इसके तहत नागरिक दायित्व परमाणु क्षेत्र में जो इसका एक्ट है उसमें संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है। यानी कि जो हमारा परमाणु ऊर्जा एक्ट है, यानी कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम है, इसमें संशोधन का प्रस्ताव शामिल होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, 20,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ लघु मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी एसएमआर के अनुसंधान व विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। यानी कि जो हमारे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं यानी एसएमआर, इनके लिए परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। कब तक, 2033 तक। 5 स्वदेश विकसित एसएमआर संचालित करने का प्रस्ताव आया है। तो कब तक, 2033 तक कितने, 5 स्वदेश विकसित एसएमआर संचालित करने का प्रस्ताव दिया गया है। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट है पोत निर्माण। अब ये क्या है, पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति को एक नया रूप दिया जाएगा। जो हमारे जहाज वगैरह हैं, पानी के जहाज हो गए, बड़े बड़े शिप्स हो गए, इनके लिए एक वित्तीय सहायता नीति का एक नया रूप दिया जाएगा, इन्हें एक नया रूप दिया जाएगा। निर्दिष्ट आकार से अधिक विशालकाय पोतों को अवसंरचना सुसंगत मास्टर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। यानी कि जो बहुत बड़े पोत हैं, जो बहुत बड़े जहाज या शिप हैं, उन्हें मास्टर लिस्ट यानी कि HML इसमें शामिल किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा समुद्री विकास कोष। इसमें क्या इन्होंने किया है, इसमें 25,000 करोड़ रुपए आवंटन दिए हैं इन्होंने, किसमें, समुद्री विकास कोष की स्थापना के लिए। इसमें सरकार का योगदान 49% होगा। कितना परसेंट, 49% रहेगा। और जो शेष योगदान है वह बंदरगाहों और निजी क्षेत्र को करना होगा। यानी कि सरकार इसमें 49% सहयोग देगी और जो 49% के अलावा जितना परसेंट बाकी है वह बंदरगाहों और जो प्राइवेट सेक्टर है इन्हें करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, उड़ान क्षेत्रीय संपर्क स्कीम।
यानी कि अगले 10 वर्षों में 120 गंतव्यों और 4 करोड़ यात्रियों को लाने और ले जाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की संशोधित उड़ान स्कीम की घोषणा की जाएगी। यानी कि अगले आने वाले 10 वर्षों में कितने व्यक्तियों को, 4 करोड़ यात्रियों को, 120 नए गंतव्यों, इन सबको जोड़ने के लिए एक उड़ान स्कीम की घोषणा करी जाएगी। पर्वतीय आकांक्षी उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों का भी समर्थन किया जाएगा। यानी कि जो पहाड़ी इलाके हैं और जो हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पे ये छोटे हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। यानी बिहार में हमारे बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। बिहार में ग्रीन पटना एयरपोर्ट बनाया जाएगा और बिहार में एक जगह है बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट, ये भी बनाया जाएगा। और बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इसकी बनाने की घोषणा करी गई है। यानी कि बिहार में बहुत सारी चीज़ें नई होने वाली हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये भी बिहार में मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, यानी कि बिहार में पश्चिमी कोसी नहर बनाई जाएगी, जो इसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। ये भी आगे हमारा बिहार से संबंधित। नेक्स्ट पॉइंट, खनन क्षेत्र सुधार। टेली से महत्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी के लिए नीति बनाई जाएगी। यानी जो जहाँ पे खनन होता है, जो हमारे ऐसे क्षेत्र जहाँ पे खनन होता है, वहाँ पे जो महत्वपूर्ण खनिज है, यानी कि जो अच्छे खनिज हैं, उसको रिकवरी करने के लिए सुधार करे जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है SWAMIH फंड 2। ये हमारा फंड है। इसके तहत क्या कर रही सरकार बैंकों और निजी निवेशकों के योगदान के साथ साथ 1 लाख और आवासीय इकाइयों को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का कोष बनाने की घोषणा कर रही है। यानी जो हमारी सरकार है, ये बैंकों और जो हमारे प्राइवेट निवेशक हैं, इनके योगदान के साथ 1 लाख और इनके कार्य में तेजी लाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का कोष बना रही है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रोजगार आधारित वृद्धि के लिए पर्यटन। यानी जो हमारे पर्यटन है, इन्हें भी रोजगार ये दे रही है। यानी कि इनकी वृद्धि के लिए, पर्यटन के लिए वृद्धि के लिए रोजगार बना रही है। कौन कौन से? इनके लिए 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। जो हमारे पर्यटन स्थल है, इनके लिए यहाँ पे 50 नए शीर्ष पर्यटन स्थल बनाए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नवाचार में निवेश। अब ये क्या है? अनुसंधान, विकास तथा नवाचार। यानी कि जो हमारे अनुसंधान क्षेत्र है और जो विकास और जो नवाचार है, इन तीनों की बात की गई है। पिछले वर्ष जुलाई के बजट में घोषित निजी क्षेत्र संचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहल को लागू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। यानी कि जो हमारा अनुसंधान है, विकास है और नवाचार है, इन तीनों पहलू को लागू करने के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डीप टेक फंड ऑफ फंड्स। यानी कि अगली पीढ़ी के स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए डीप टेक फंड ऑफ फंड्स की स्थापना करी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप। अब ये क्या है? इसमें जो वित्तीय सहायता है, इनके साथ साथ IIT और IIS में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 की फेलोशिप दी जाएगी। कहाँ पे? IIT जैसे संस्थानों में 10,000 की फेलोशिप दी जाएगी वित्तीय सहायता के लिए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, फसल जन्म प्लाज्म के लिए जीन बैंक। यानी कि जो हमारे भावी खाद्य पदार्थ है और जो हमारा पोषण है, इसकी सुरक्षा के लिए 10 लाख जन्म प्लाज्म लाइन्स के साथ दूसरा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा। यानी कि अभी तक एक जीन बैंक स्थापित था, अब कितने बैंक स्थापित किए जाएंगे? इसके बाद दूसरा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल जियो स्पेटियल मिशन। इसके तहत क्या किया जाएगा?
जो स्पेटियल अवसंरचना है और जो इसका डाटा है इसे विकसित करने के लिए नेशनल जियो स्पेटियल मिशन की स्थापना करी जाएगी। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारा ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन ये क्या है? तो जो हमारे शैक्षिक संस्थान है और जो हमारे संग्रहालय है, जो निजी संग्रहालय है, इनमें पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, प्रलेखन और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। यानी कि जो हमारी पांडुलिपि विरासत है, जैसे सर्वेक्षण, प्रलेखन, इन सब के संरक्षण के लिए एक ज्ञान भारतम मिशन बनाने का एक प्रस्ताव मिला है। इसके तहत 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियाँ शामिल की जाएंगी। कितनी? 1 करोड़ से अधिक जो हमारी पांडुलिपियाँ हैं ये इसमें शामिल की जाएंगी। किसमें? ज्ञान भारतम मिशन में। क्लियर। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सपोर्ट, यानी कि ये 4th इंजन है हमारा। क्या? एक्सपोर्ट्स, यानी कि निर्यात। तो विकास के 4th इंजन के रूप में हमारा निर्यात, ये क्या है? इसमें क्या सुविधाएं दी गई हैं? जो पहला है हमारा पॉइंट है निर्यात संवर्धन मिशन। इसमें क्या कहा गया है कि जो वाणिज्य मंत्रालय है MSME, जो वाणिज्य मंत्रालय है ये और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से, यानी कि ये दोनों का संयुक्त रूप है, इससे संचालित निर्यात संवर्धन मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके तहत अलग अलग क्षेत्रों और मंत्रालयों के लिए लक्ष्य तय किए जाएंगे। यानी कि निर्यात संवर्धन मिशन के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मंत्रालयों के लिए अलग अलग लक्ष्य तय किए जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा भारत ट्रेड नेट। अब ये क्या है? व्यापार प्रलेखन और वित्त पोषण समाधानों के लिए संयुक्त मंच के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत ट्रेड नेट यानी BTN इसकी स्थापना करी जाएगी। किसके लिए? व्यापारों के लिए, और जो हमारा व्यापार प्रलेखन है इसे और वित्त पोषण समाधानों के लिए किसकी स्थापना करी जाएगी? BTN की। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट GCC, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर GCC। इसके लिए राष्ट्रीय रूपरेखा तय की गई है। क्या तय की गई है? कि उभरते Tier 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों के मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार की जाएगी। यानी कि जो हमारे बड़े बड़े शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्र है उसको प्रोत्साहन देने के लिए अलग अलग राज्यों में इसके लिए मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा रिफॉर्म्स एज द फ्यूल, यानी कि कैसे कैसे इसका टैक्स रिफॉर्म्स और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के बारे में बताया गया है। तो नेक्स्ट इसको आइए हम समझते हैं। तो जो हमारा फ्यूल यानी ईंधन है इसके रूप में सुधार कैसे किया जा सकता है? किस पे? वित्तीय क्षेत्र सुधार और विकास, यानी कि वित्तीय क्षेत्र में कैसे सुधार किया जा सकता है और इसका कैसे अच्छे से अच्छा विकास किया जा सकता है। क्लियर। तो पहला पॉइंट है बीमा क्षेत्र में FDI, यानी कि जो हमारे बीमा क्षेत्र है उसमें FDI के रूप में क्या बताया गया है कि भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करने वाली कंपनियों के लिए बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 74 से बढ़ाकर 100% कर दी जाएगी। यानी कि पहले 74% थी, अब कितनी कर दी जाएगी? 100% कर दी जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट NBFID के द्वारा क्रेडिट वृद्धि सुविधा, यानी कि इस अवसंरचना के लिए कारपोरेट बॉन्ड के उद्देश्य से आंशिक ऋण वृद्धि की सुविधा स्थापित की जाएगी। आंशिक ऋण वृद्धि की सुविधा स्थापित की जाएगी किसके द्वारा? NABFID द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, इसके द्वारा भी जो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर है इसका फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पेंशन क्षेत्र में भी एक अलग फोरम बनाने की स्थापना करी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति।
इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो गैर वित्तीय क्षेत्र संबंधी नियम है, प्रमाण, लाइसेंस है, अनुमति की समीक्षा करने के लिए विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव किया जाएगा। यानी कि जो हमारे हायर समितियां हैं, इन्हें अच्छा करने के लिए या इन्हें इनके नियम, प्रमाण, लाइसेंस, इनको सुधार लाने के लिए इसमें उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव पास हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक। इसमें 2025 तक, यानी कि 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक शुरू किया जाएगा। कब तक? 2025 तक। नेक्स्ट पॉइंट, जन विश्वास विधेयक 2.0। जो जन विश्वास विधेयक 2.0 है, इसमें 100 से अधिक प्रावधान शामिल किए गए हैं जिनको गैर आपराधिक बनाने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा डायरेक्ट टैक्स। अब देखिए, जो हमारे टैक्स हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा होता है एक डायरेक्ट टैक्स, यानी कि प्रत्यक्ष कर। ठीक है। और दूसरा हमारा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि अप्रत्यक्ष कर। अब डायरेक्ट कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर, और इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, तो आइए समझते हैं। डायरेक्ट कर, सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट कर की। डायरेक्ट कर यानी कि प्रत्यक्ष कर, ये क्या होते हैं? यह वह कर होता है जो सीधे व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा सरकार को दिया जाता है। जो सीधे किसी व्यक्ति द्वारा या कोई संस्था द्वारा सरकार को दिया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर। और जो हमारा इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर होता है, या ऐसा कर होता है जो किसी वस्तु या सेवा पर लगाया जाता है। जो किसी वस्तु या किसी सेवा पर लगाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर। क्लियर। अब बात आती है कि डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर, इसमें कौन कौन से आते हैं टैक्स? हाँ, तो डायरेक्ट टैक्स यानी कि इसमें आता है हमारा इनकम टैक्स, इसमें आता है हमारा इनकम टैक्स, और जो हमारे कॉरपोरेट टैक्स होते हैं वे आते हैं, और जो हमारी संपत्ति कर होता है यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है। इनकम टैक्स जो किसी व्यक्ति की कमाई पर लगाया जाता है, और कॉरपोरेट टैक्स जो कंपनियों की आय पर लगाया जाने वाला कर होता है, और संपत्ति जो हमारे संपत्ति के स्वामित्व पर लगाया जाता है। ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स, इनमें क्या होता है? इनमें जीएसटी, ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, और कस्टम ड्यूटी ये भी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, और हो गया हमारा एक्साइज ड्यूटी। जीएसटी कर क्या होता है? जो हमारी वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। और कस्टम ड्यूटी ये क्या होता है? ये विदेश से आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। जो हमारी विदेश से वस्तुएं आती हैं उस पर ये टैक्स लगता है। ठीक है। और जो एक्साइज होता है ये भारत में निर्मित उत्पादों पे लगता है, यानी कि जो भारत पे जो उत्पाद या जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं उसमें ये एक्साइज टैक्स लगता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। क्लियर। तो बात करते हैं प्रत्यक्ष कर। इसके तहत क्या क्या सेवाएं मिली हैं? तो पहला है नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपए तक की आय 12 लाख रुपए तक की आय अर्थात विशिष्ट दर जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख रुपए प्रतिमाह औसत आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। यानी कि जो हमारे 12 लाख, यानी कि
जिसकी 12 लाख इनकम होगी, साल की 12 लाख इनकम होगी, उसे कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख रुपए होगी। यानी कि जिसकी 12 लाख रुपए सैलरी है, ठीक है, उस पे उसको कोई टैक्स नहीं देना होगा, और जिसकी 13 लाख है जो एक बढ़ जाएगी तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने एक बात कही है, जो जैसे 12 लाख रुपए है और जो हमारा 75,000 की कटौती उसमें होती है, वह अलग से होती है। जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं ये अलग से होती है, इसे यानी कि इस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि 12.75 लाख तक की जिसकी इनकम होगी उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यह नई संरचना मध्यम वर्गों के करों को काफ़ी कम करेगी। यानी कि जो यह इन्होंने बताई है, ये इन्होंने संरचना बताई है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं इनके टैक्स को काफ़ी कम करेगी। ठीक है। और क्या, जो ये टैक्स इन्होंने बताए हैं, जैसे पहले हमारा 7 लाख तक की टैक्स दिया जाता था। ठीक है। अब 12 लाख, यानी कि 12 लाख इनकम में भी टैक्स फ्री हो गया है। ठीक है। और इसके बाद देखिए, जब बात आती 13 लाख, जब 13 लाख की बात आती है तो यहाँ पे कुछ स्लैब्स दी गई हैं। कौन कौन सी? जब 0 से 4 लाख तक की इनकम होगी तो एक भी टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है। और जब 4 से 8 लाख होगी तो 5% टैक्स देना पड़ेगा, और 8 से 12 लाख होगी तब 10% टैक्स देना होगा, और जब 12 से 16 लाख तक की होगी तब 15% टैक्स देना होगा, और 16 से 20 लाख में 20%, 20 से 24 लाख में 25% टैक्स देना होगा, और 24 से अधिक इनकम होगी तो कितना, 30% टैक्स देना होगा। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट ये देखिए, ये 2024 का बजट है। ये तब स्लैब दी गई थी कि जो 24-25 में 0 से 3 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और 3 से 7 लाख में 5% टैक्स था, 7 से 10 लाख में 10% टैक्स था, और 10 से 12 में 15%, और 12 से 15 में 20%, और 15 से ज़्यादा में 30% टैक्स था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 0 से 4 में एक भी टैक्स नहीं, इसके बाद 5, इसके बाद 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30। क्लियर? आगे समझ में? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं TDS और TCS। इनको तर्कसंगत बनाना कैसे? जो हमारी TDS है, इनकी दरों और सीमाओं की संख्या को कम करके उसे तर्कसंगत बनाना। यानी कि जो हमारे TDS है और TCS है, इनकी दरों और इनकी लिमिट्स को कम करना बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा 50,000 रुपये से 2 गुनी बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जा रही है। यानी कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, इनके लिए जो इंटरेस्ट है, यानी जो ब्याज है, इनकी कटौती की सीमा पहले कितनी थी? 50,000। अब कितनी करी जा रही है? 2, यानी कि 1 लाख। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, किराए पर TDS के लिए वार्षिक सीमा 2.40 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई। यानी जो TDS किराए पे होते हैं उनकी वार्षिक सीमा कितनी कर दी गई है? 6 लाख। इससे बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, RBI की उदारीकृत धन प्रेषण स्कीम, यानी कि जो हमारी RBI है, इसके तहत जो TCS की सीमा है वो 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा अनुपालन बोझ को कम करना। यानी कि जो छोटे संस्थाएं, यानी कि जो छोटी संस्थाएं होती हैं, उनकी पंजीकृत अवधि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5 वर्ष से 10 वर्ष तक
कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारे करदाताओं हैं इनको अपने स्वामित्व वाली संपत्तियों के लिए शून्य वार्षिक मूल्य का दावा बिना किसी शर्त के ऐसी 2 संपत्तियों के लाभ की अनुमति का प्रस्ताव दिया गया है, यानी कि इन्हें शून्य वार्षिक मूल्य दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा व्यवसाय करने की सुगमता, यानी कि कोई अगर हम व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसे हम कितनी अच्छे से यानी कितने इजीली वे में कर सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है 3 वर्षों की ब्लॉक अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के मामलों में आर्म्स लेंथ मूल्य निर्धारण करते हुए एक योजना की शुरुआत की गई है, यानी कि कितने वर्षों में, 3 वर्षों में ब्लॉक अवधि के लिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन होता है, अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात होता है, इसके लिए आर्म्स लेंथ मूल्य इसके निर्धारण करते हुए एक योजना बनाई जा रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, जो अंतर्राष्ट्रीय कराधान है इनके विवादों को कम करने और जो इनकी निश्चितता है इनको बनाए रखने के लिए सेफ हार्बर नियमों के दायरे का विस्तार किया जाएगा, यानी कि जो हमारे इंटरनेशनल टैक्सेशन है इनके विवादों को सुलझाने के लिए कुछ नियम बनाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 29 अगस्त 2024 को या उसके बाद व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय बचत स्कीम NSS से किए गए आहरण पर छूट, यानी कि 2024 के बाद जो राष्ट्रीय बचत स्कीम है NSS, इससे जो आहरण किए गए हैं उस पे इन्होंने छूट दी है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारी NPS है, NPS वात्सल खातों के लिए ऐसी व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है जो समग्र सीमाओं के लिए अधीन सामान्य NPS खातों के लिए उपलब्ध है, यानी कि जो समग्र सीमाओं यानी कि जो हमारी समावेशी यानी कि सभी को लेकर इन्होंने एक सीमा जारी कर दी है जो NPS खातों के लिए उपलब्ध होगी। क्लियर, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारा आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें पहला पॉइंट है औद्योगिक वस्तुओं के सीमा शुल्क ढांचे का युक्तिकरण। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय बजट 2025-26 के प्रस्तावों में, यानी कि इन्होंने केंद्रीय बजट 2025-26 में औद्योगिकी वस्तुओं को सीमा शुल्क ढांचे का एक युक्तिकरण किया है। क्या किया है, पहले जो इन्होंने 7 टैरिफ है इनकी दरों को हटाने का प्रस्ताव किया है। क्यों, 2023-24 के बजट में हटाई गई 7 टैरिफ दरों के अतिरिक्त है, ये अतिरिक्त है। इसके बाद जो शेष टैरिफ की दरें बचेंगी वे शून्य दर सहित 8 रह जाएंगी, यानी उनकी दर कितनी रह जाएंगी, 0 यानी शून्य। तो ये कुल मिला के कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, मोटे तौर पर प्रभावी शुल्क दायित्व बनाए रखने के लिए कुछ मदों जहां ऐसे दायित्व मामूली रूप से कम होगा इसे छोड़कर उपयुक्त कर लगाने का प्रस्ताव है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो उपकर है इसके अधीन 82 टैरिफ लाइनों पर समाज कल्याण अधिभार से छूट दी जाएगी, यानी कि जो 82 टैरिफ है इन पे इनके अधिभार में छूट दी जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा अप्रत्यक्ष करों में 2600 करोड़ रुपए के राजस्व का परित्याग होगा, यानी कि जो हमारे अप्रत्यक्ष कर है इन पे 2600 करोड़ रुपए की छूट मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, औषधि दवाओं के आयात पर राहत, जो हमारी दवाएं हैं इनके आयात पर राहत मिली है, यानी कि इनकी दवाओं को कम किया गया है। तो क्या किया गया है इन्होंने, 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट, यानी कि 36 प्रकार की ऐसी रक्षक औषधियाँ यानी कि 36 प्रकार की ऐसी दवाएं इन्होंने उनकी सीमा शुल्क में पूरी तरह के छूट दे दी है। ठीक है, और 6 जीवन रक्षक दवाएं 5% के रियासती सीमा शुल्क दवाओं में शामिल है। और औषध कंपनियों द्वारा चलाए जाने वाले रोगी सहायता कार्यक्रमों में इन्होंने विशिष्ट औषधियाँ और दवाएं बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह इन्होंने क्या कर दिया है, मुक्त कर दिया है। ठीक है,
और 37 अन्य दवाओं को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव आगे किया जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारा घरेलू विनिर्माण और मूल्यवर्धन को सहायता, यानी सपोर्ट टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड वैल्यू एडिशन। इसमें क्या इन्होंने किया है, जो हमारे महत्वपूर्ण खनिज है यानी कि कोबाल्ट पाउडर और लिथियम आयन बैटरी के अवशिष्ट, लेड, जिंक और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट दी है। यानी कि 12 प्रकार के ऐसे महत्वपूर्ण खनिज है जिन पर इन्होंने क्या दी है, छूट दी है। ठीक है। नेक्स्ट, 2 अन्य प्रकार के शटल रहित करघों वाली टेक्सटाइल मशीनरी सीमा शुल्क से मुक्त, यानी कि जो शटल रहित करघे होते हैं उन पे इन्होंने, उन मशीनों पे इन्होंने जो सीमा शुल्क है इनसे उसमें मुक्ति दी है, यानी कि उस पर छूट दी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बुने हुए वस्त्रों पर 10% तथा 20% के बुनियादी सीमा शुल्क को संशोधित कर 20% तथा 115 रुपये प्रति किलोग्राम में जो भी अधिक हो करने का प्रस्ताव दिया है। यानी कि जो बुने हुए कपड़े होते हैं उनमें इन्होंने 10% और 20% सीमा शुल्क को संशोधित किया है और उस पर 20% होने का प्रस्ताव जारी किया है। ठीक है। अब हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, यानी जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं उसमें इन्होंने छूट दी है। कितनी छूट दी है? 10% से लेकर 10% से बढ़ाकर इन्होंने 20% कर दिया है। किस पर? इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर, और इनका सीमा शुल्क घटाकर 5% करने का प्रस्ताव दिया है। ठीक है। अब नेक्स्ट, लिथियम आयन बैटरी, इन पे इन्होंने 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर छूट दी है। जो इलेक्ट्रिक वाहनों पे जो बैटरी होती है, यानी कि जो लिथियम आयन बैटरी है उस पे इन्होंने 28 पूंजीगत वस्तुओं पर छूट दी है। और जो हमारे पोत परिवहन है, यानी जो बड़े बड़े जहाज हैं, इन पे उन्होंने इनके निर्माण में कच्चे माल, घटकों, उपभोज्यों तथा पुर्जों पर अगले 10 वर्षों तक इनकी सीमा शुल्क पे छूट दी है। ठीक है। दूरसंचार में इन्होंने क्या किया है, 20% से 10% तक इन्होंने बुनियादी सीमा शुल्क को बढ़ाया है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है एक्सपोर्ट प्रमोशन, यानी निर्यात संवर्धन। यहाँ इन्होंने हस्तशिल्प वस्तुएं, यानी जो वस्तुएं हाथों से बनी होती हैं उसके बारे में बात करी है कि जो 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की गई, यानी कि जो इनकी अवधि है वह 6 महीने से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 1 ईयर यानी 1 वर्ष कर दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट, चमड़े की वस्तुएं, इस पर इन्होंने 20% निर्यात शुल्क से छूट दी है, यानी कि 20% तक का इन्होंने इसमें छूट दी है। और समुद्री उत्पाद, इसमें इन्होंने 30% से घटाकर 5% कर दिया है। और मछली और झींगा के आहार बनाने वाले फ्रिज हाइड्रोलिसेट पर बुनियादी सीमा शुल्क 15% से घटाकर 5% कर दिया है। ठीक है। यानी कि जो टैक्स इसमें 15% लगता था अब 5% लगेगा। क्लियर? इन्होंने इन चीज़ों में कम कर दिया है। अब नेक्स्ट, रेल वस्तुओं के लिए घरेलू MRO, जो रेल वस्तुएं हैं, यानी कि जो हमारी रेलगाड़ी के लिए वस्तुओं को निर्माण किया जाता है उस पर इन्होंने छूट का लाभ प्रदान किया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा व्यापार सुविधा, इस पर इन्होंने प्रोविजनल कर निर्धारण की समय सीमा बताई है कि जो व्यवसाय प्रोविजनल है इसके टैक्स निर्धारण के लिए अंतिम रूप देने के लिए 2 वर्षों की समय सीमा तय करने का प्रस्ताव, जिसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अभी तक इनकी समय सीमा 2 वर्ष तक थी है, और इसके बाद ये समय सीमा 1 वर्ष और बढ़ा दी जाएगी आने वाले समय में। क्लियर? नेक्स्ट, स्वैच्छिक अनुपालन, इसमें इन्होंने क्या किया है, जुर्माने के बिना ब्याज सहित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। यानी कि हम बिना जुर्माने, ऐसा कोई भी जुर्माना इन्होंने मना कर दिया है कि कोई भी जुर्माने के बिना ब्याज सहित शुल्क का भुगतान आप कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारा अंतिम उपयोग की समय सीमा बढ़ाई गई है। कितनी बढ़ाई गई है?
6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट। अब लास्ट में सबसे मेन, मतलब कि पूरी इस वीडियो का एक सार इतने शब्दों में है कि बजट में क्या क्या हुआ सस्ता, क्योंकि मेन न्यूज़ यही सब लोग देखते हैं। तो क्या क्या सस्ता हुआ? इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ सस्ती हुई, और क्या सस्ता हुआ? मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे, और मोबाइल फ़ोन ये भी सस्ते होंगे, और कैंसर की जो हमारी दवाएं हैं ये सस्ती होंगी, एलईडी और स्मार्ट टीवी ये भी सस्ते होंगे, और जो हमारा चमड़े का सामान है यानी कि लेदर का सामान जितना भी है वो भी सस्ता होगा। तो मेन चीज़ हमारी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, मेडिकल उपकरण, मोबाइल फ़ोन, कैंसर की दवाई, एलईडी, टीवी, और जो लेदर से बनी चीज़ें हैं ये सब हमारी सस्ती हुई हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।